जब आपके जीवन में भी शैक्षणिक आर्थिक कष्ट आए रहते हैं तो हर प्रकार के बच्चों के आर्थिक कष्ट को आदमी समझता है। एक मंथ के बाद पूरे भारत के दैनिक जागरण में नेशनल स्टोरी छपी। 1 रुपया में आप पढ़ाते हैं तो आपका परिवार कैसे चलता है। लेकिन मेरे सबसे जीवन का मेन टर्निंग पॉइंट वहां आया। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष भी एक कहानी है और सफल होने के बाद सबको सुनानी है। तो आज इसी कहानी की चर्चा होगी, क्योंकि सभी लोग यह सुनना चाहते हैं कि 1 रुपया गुरुदक्षिणा में कैसे बच्चे पढ़कर IIT तक पहुंच रहे हैं, NIT कॉलेजों तक पहुंच रहे हैं। और कोई शिक्षक यदि 1 रुपया में शिक्षा दे रहा है तो उसका परिवार कैसे चलता है। तो यह जानने की इच्छा रहती है। तो आज इसी कहानी की चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें बचपन से लेकर अभी तक के सफर को इस कहानी के माध्यम से मैं मैथमेटिक्स गुरु RK श्रीवास्तव आप तक रखने का प्रयास मैं कर रहा हूं। बिहार के जब ग्रामीण परिवेश में जब आपका जन्म होता है तो बहुत सारी चीजें परेशानियों को झेलना पड़ता है। वो भी कब झेलना पड़ता है, जब 5 वर्ष की उम्र में आपके पिताजी गुजर जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं अपनी कहानी में जरूर यह बताता हूं कि मुझे मेरी स्टोरी को सुनकर मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए। तो बिहार राज्य के रोहतास जिले के एक छोटे से जगह विक्रमगंज में मेरा जन्म हुआ। ग्रामीण परिवेश से 10वीं का परीक्षा दिए। हमारे साथ के बहुत सारे दोस्तों ने 10वीं का परीक्षा दिया, सब पढ़ने के लिए पटना आए। लेकिन मैं लाख कोशिश के बाद भी कितना भी प्रयास किया तो आर्थिक कारणों से मैं पटना नहीं आ पाया। तो हुआ कि भाई आप ग्रामीण परिवेश से ही आप यहीं से पढ़ाई कीजिए। 12th हुआ ग्रामीण परिवेश से। तो फिर अब बात आया कि भाई अब आप लोगों ने प्रॉमिस किया था पटना भेजने के लिए। जब प्रॉमिस की बातें आई तो फिर क्या हुआ कि वो लोग बैक हो गए कि कहां से पैसा देंगे। तो वहीं पर मेरे एक रिलेशन में सीनियर आते तो बोले कि तुम भाई पटना क्यों जा रहे हो, 150 रुपये मंथली पर गया में कोचिंग चलता है। और जो हम लोगों का फैमिली कंडीशन है, 150 रुपया तो हम लोग मंथली दे सकते हैं और 400 रुपये का एक रूम है जिसमें 200 रुपया तुम दे देना और 200 रुपया मैं दूंगा। तो लगा कि यार 150-200 तो ये सब दिया जा सकता है। तो वहां से मैं 12वीं के बाद, उस समय इंटर बोला जाता था उसको, तो मैं आ गया गया में। अब होता क्या है कि आप ढंग से खाना बनाना नहीं जानते हैं और अचानक आप आए, और उस समय ये सब नहीं था कि मतलब आपको मेस और ये सब की सुविधाएं वैसे जगह पर तो न के बराबर थे। तो खुद से खाना बनाना, ये करना। तो जो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ मंथ के बाद मुझे खांसी हो गया, कफ हो गया। तो हम लोग ग्रामीण परिवेश में क्या होता है, चलो भाई मार्केट से सिरप ले लीजिए और उसी का यूज करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब 7-8 मंथ बीत गए और एक दिन मैं सोया था, और ऐसे मैं सोया था और जब मैं जगा और खड़ा होना चाह रहा था तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। लगा कि यहां पर पेन हो रहा है और लगा कि कहीं पर ऐसा यहां पर चेस्ट के पास फंसा हुआ है। तो मुझे लगा कि यार मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूं। तो जो मेरे सीनियर थे वो भी चकित हो गए कि भाई ये खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हुआ क्या कि आप 7-8 महीने तो खांसी को आप इलाज नहीं कराए तो वही टीबी का रूप ले लिया था। अब लगा कि यार IIT का एग्जाम भी छूट गया, उस समय AIEEE का भी उसका भी एग्जाम छूट गया। किया क्या जाए, तो लगा कि अगल बगल के बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जाए। और अब था कि भाई अब अपने यहां से ही अब नॉर्मल ग्रेजुएशन किया जाए, PG किया जाए और आगे की पढ़ाई जारी भी रहेगा। उसी क्रम में जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बच्चे जुड़ने लगे। तो अब होता क्या है कि जब आपके जीवन में भी शैक्षणिक आर्थिक कष्ट आए रहते हैं तो हर प्रकार के बच्चों के आर्थिक कष्ट को आदमी समझता है। लेकिन मेरे सबसे जीवन का मेन टर्निंग पॉइंट वहां आया, क्योंकि जब पिताजी गुजर गए थे तो बीच में अब क्या था कि कोई विकल्प नहीं था। तो भैया जो थे कहीं से कर्ज लेकर और ऑटो रिक्शा खरीदे थे और उसी से परिवार चलता था। 5 वर्ष की उम्र में पिताजी का गुजरने का गम अभी आदमी भूला ही नहीं था कि इकलौते बड़े भाई शिव कुमार श्रीवास्तव भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और वहीं पर मैं पूरी तरह से टूट चुका था
क्योंकि 3 भतीजियों का शादी करना, भतीजे को पढ़ाना लिखाना, और खुद आपका अपना पर्सनल लाइफ था कि भाई अभी तो आप भी लाइफ में सेट नहीं है, और वहीं से, और वो भी क्या था भाई, देवघर बोलबम जो होता है उसमें गए थे पूजा में, और एक कील गड़ गया और वही टेटनस का रूप लिया, ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, हालत खराब हुआ। उसके बाद हम लोग पटना लेकर आने लगे और बीच रास्ते में गाड़ी में ही पीरों में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं पर मुझे लगा कि यार जीवन खत्म हो गया। लेकिन एक कहावत है कि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। मैं जो शैक्षणिक काम कर रहा था, बच्चों को रात रात भर पढ़ा रहा था, तो वहीं पर लोकल जो पत्रकार दैनिक जागरण के, उन्होंने मेरी स्टोरी को आए और बोले कि आपका स्टोरी जो है मैं लिखना चाह रहा हूं। तो मैंने बताया। लेकिन क्या होता है कि जब आप बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ऊंचाइयों तक नहीं है, तो बहुत अधिक जांच पड़ताल होता है। अच्छा, आपके यहाँ का बच्चा पढ़ा है, अच्छा आपका रिजल्ट है, उस बच्चे का फोन नंबर दीजिए, उसके पिताजी को बुलाकर लाइए। मतलब जब तक वो बच्चा नहीं कहेगा तब तक आपकी स्टोरी लिखी नहीं जाएगी, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से हैं। अरे गांव से कैसे आप भाई आईआईटी दे दीजिएगा, गांव से कैसे एनआईटी दे दीजिएगा। उनको पूरी संतुष्टि हुई। स्टोरी उन्होंने लिखा तो हम लोगों को आज तो मान लीजिए 1 रुपया में आप पढ़ाते हैं तो आपका परिवार कैसे चलता है। तो जब अखबार में खबर आने लगा और उस अखबार में ये चर्चाएं होने लगा कि कैसे बच्चों को रात रात भर सेल्फ स्टडी के लिए रात रात भर कैसे 12-12 घंटे तक ये जगा दे रहे हैं, कैसे मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बच्चे फेसबुक है, क्रिकेट है, इंस्टाग्राम है, पता चल रहा है कि फुटबॉल खेलने गया, घंटों बीत गया, उसको खाने का चिंता नहीं है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम यह रहता है कि जैसे ही पढ़ाई की बात आती है तो 2 घंटे के बाद, आधा घंटा के बाद माता पिता यह कहते हैं कि बच्चा तो अधिक देर तक बैठ नहीं रहा है। एजुकेशन इंटरेस्ट की चीजें हैं। अब वो इंटरेस्ट आएगा कैसे? तो उसके लिए जब अब हमको गेस्ट टीचर के रूप में देश के बड़े बड़े संस्थानों में हमें बुलाया जाने लगा, मैं देहरादून जाने लगा और वहां पर 8 दिन 10 दिन के लिए मुझे आवर बेसिस पर लाखों रुपए मिलने लगे, और हमारे साथ देश के बड़े बड़े ऑथर भी वहां पर पढ़ाने आने लगे। अब क्या हुआ कि क्योंकि जब मैं पहले पढ़ाता था तो कुछ गरीब बच्चों को मैं पढ़ाता था और कुछ बच्चों को मैं पैसा भी लेता था, क्योंकि मैंने फिर से वहीं पर आ गया कि ये सारी स्टोरी रियल नहीं रहेगी। लेकिन गांव में कितने पैसे देते थे? 50 रुपया 100 रुपया देते थे, क्योंकि गांव में तो आपको पैसा क्या मिलेगा, आपका अपना जो है कहीं पर आप हॉल बुक किए हैं तो जो हॉल लिए हैं तो उसका भी किराया देना है। तो मुझे ये समस्या आने लगा कि जो आप गरीब और अमीर को कर रहे हैं तो देश में तो और जगह भी होता है। किसी बच्चे को फ्री पढ़ाया भी जाता है, कुछ से कुछ पैसा लिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अमीर को भी 1 रुपया में क्यों ना पढ़ाया जाए, मध्यम वर्गीय को भी 1 रुपया में क्यों ना पढ़ाया जाए, गरीब को भी क्यों ना 1 रुपया में पढ़ाया जाए। और जब ये परंपरा चलने लगा तो लोगों को लगा कि यार ये तो यूनिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर टैलेंटेड बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर उसको फ्री में पढ़ा दिया जाता है, और जब रिजल्ट आते हैं तो उसी का ब्रांडिंग किया जाता है, लेकिन किससे कितना पैसा कमाए इसकी चर्चा नहीं होता है। तो मुझे लगा कि अपने यहां सबको फ्री में पढ़ाया जाए, लेकिन देश के नामी संपन्न संस्थानों से गेस्ट टीचर के रूप में मीडिया कवरेज आ गया था, लोग बुला रहे थे, तो वहां से पैसा लिया जाए। मुझे देहरादून से लेकर पटना की संस्थाओं में, मुझे यहां तक कि बेंगलोर की संस्थाओं में, हरियाणा में गेस्ट टीचर के रूप में बुलाया जाने लगा और पैसा आने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कारवा आगे बढ़ने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक 500 से अधिक बच्चे आईआईटी, एनआईटी, बीसीईसीई, अदर सेक्टर से जितने भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके और अपने सपने को साकार किए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में एसडीओ हैं, बहुत सारे बच्चे फॉरेंस में हैं। और मुझे यह लगता है कि बैंक में पैसा जमा करना, मैं यह नहीं कह रहा हूं, अच्छी बातें हैं, लेकिन दुआओं से बड़ा निवेश कुछ नहीं है। तो मुझे यह लगता है कि दुआ सबसे बड़ी चीज है, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है कि दुआ जो है वही आज मुझे काम आ रहा है। और यह धीरे धीरे कारवा बढ़ रहा है। और इसी कारवा के दौरान क्या हुआ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हो गया। पाइथागोरस को बिना रुके हुए क्लासरूम प्रोग्राम में, बिना रुके हुए लगातार 52 तरीकों से प्रूफ करने के लिए भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। जो बच्चे जैसे मैंने पढ़ाया
तो जो बच्चे आईआईटी तक भी गए, एनआईटी तक भी गए, लेकिन हम लोगों ने सिलेक्टेड बच्चों को नहीं पढ़ाया। 1 रुपया गुरुदक्षिणा में क्या हुआ कि उन बच्चों को भी शिक्षा दिया जो कि केवल उनका है कि जैसे कहते हैं आपने सिलेक्टेड पढ़ाया, और एक बच्चों को, एक ओवरऑल सबको, जो क्योंकि मान लीजिए बिहार सरकार से हो या सीबीएसई से हो या कहीं से, जब 10th पास बच्चे हैं तो पढ़ाना आपका अधिकार है। आपके टेस्ट में हो सकता है कि बच्चे फेल कर जाएं, लेकिन 10th तो पास थे। तो बहुत सारे बच्चे क्या हुए कि यदि वो एजुकेशन ग्रहण करते गए तो बहुत सारे बच्चे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एयरफोर्स हो, उनके प्रिपरेशन करते गए और सफल होते गए। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं यह कहूंगा कि जब माता पिता जो हैं बड़े शहर में आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे गलत रूट भी ले लेते हैं। किस कर्ज से, खेत बेचकर या कुछ भी करके पिताजी ने आपको पैसा दिया, तो ये आपको ध्यान देना है कि जिम्मेदारियां कभी भी उम्र देखकर नहीं आती है। जिम्मेदारियां आपको याद होना चाहिए कि जब जब आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आपके माताजी का, पिताजी का चेहरा ध्यान पर याद होना चाहिए। और एक बात मैं जरूर अंत में बोलूंगा कि कोचिंग एक माध्यम हो सकता है, स्कूल एक माध्यम हो सकता है, लेकिन सफलता सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से आएगा। जो आपको पढ़ाया जाता है, कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ सेल्फ स्टडी करें। पर डे ईच सब्जेक्ट 25 पेजेज मिनिमम यदि आप लिखिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बिहार हो या देश के बच्चों के लिए कि कभी हार नहीं